नमस्कार। आज हम आत्मविश्वास के एक ऐसे रूप की पड़ताल करेंगे जो बहुत शोर नहीं मचाता। ये शांत है, गहरा है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग इसे खतरनाक आत्मविश्वास भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको बाहरी चीजों से, मतलब बाहरी प्रभावों से लगभग अछूता सा बना देता है। हमारी ये गहरी बातचीत डेंजरस कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिकम अनटचेबल नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो आज का मिशन ये समझना है कि इस तरह की जो आंतरिक शक्ति है वो कैसे बनाई जाए। और ये जो शब्द है अनटचेबल या अछूता, इसका असल में मतलब क्या है? मतलब कहीं एक घमंड जैसा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। इसका मतलब घमंड या दूसरों से दूरी बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचना जहां किसी की राय, कोई चुनौती या कोई आलोचना आपको अंदर से हिला ना सके, आपको उकसा ना सके या आपके मन की शांति को नियंत्रित ना कर सके। हाँ बिल्कुल। तो हम उन तरीकों और सोच के बदलावों को समझेंगे जो हमें वहां तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। किताब की सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि असली आत्मविश्वास की शुरुआत हमारे अंदर से होती है, खास तौर पर हमारी आंतरिक आवाज से। मतलब हम खुद से कैसे बात करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अकेले में हम खुद से किस तरह बात करते हैं, यही बातचीत दुनिया के सामने हमारे व्यवहार का आईना बन जाती है। जैसे अगर हमारे मन में हर वक्त ये चलता रहता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी या मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, तो हम लोगों के सामने भी सहमे हुए ही नजर आएंगे। ये आंतरिक आवाज वाली बात सुनने में तो बहुत आम लगती है, लेकिन किताब इसे एक अलग नजरिए से देखती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने से बहुत आगे जाती है। सवाल ये है कि इस आवाज को नियंत्रित कैसे किया जाए। ये तो अक्सर अपने आप चलती रहती है, खासकर जब हम तनाव में होते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ सोचने में नहीं, करने में है। किताब कहती है कि हमारा दिमाग दोहराई गई बातों पर विश्वास करने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हमारे कामों पर यकीन करता है। अच्छा। और यहीं पर आत्मविश्वास से पहले आत्मसम्मान बनाने का विचार आता है। और ये आत्मसम्मान किसी बड़ी जीत या उपलब्धि से नहीं, बल्कि रोज खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। मतलब अगर आपने खुद से वादा किया कि आप सुबह बस 10 मिनट के लिए टहलने जाएंगे और आप सच में जाते हैं, तो ये सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है। आप अपने ही अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं भरोसे के लायक हूँ। जब मैं कुछ कहता हूँ तो मैं उसे करता हूँ। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब हम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हैं, जैसे अलार्म को स्नूज करना, तो हम अनजाने में खुद के प्रति अपना सम्मान कम कर रहे होते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ वादे निभाने तक ही सीमित नहीं है। ये उन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने के बारे में भी है, जैसे किसी जहरीली बातचीत या गपशप से खुद को दूर कर लेना, या उस काम को शुरू करना जिसे आप टाल रहे हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान के बैंक खाते में थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ आत्मसम्मान काफी नहीं है। किताब एक तीसरा बहुत जरूरी स्तंभ बताती है, योग्यता। सही कहा। असली आत्मविश्वास खोखला नहीं हो सकता। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि आप सक्षम हैं। हाँ। किताब में एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी का उदाहरण है। जब वो एक जरूरी फ्री थ्रो लेने जाता है तो वो ये उम्मीद नहीं कर रहा होता कि गेंद बास्केट में चली जाएगी। उसे पता होता है कि गेंद बास्केट में जाएगी, क्योंकि उसने ठीक उसी शॉट का अभ्यास 10,000 बार किया है। उसका आत्मविश्वास उसकी इच्छा पर नहीं, उसके अभ्यास पर आधारित है। हाँ। कौशल से एक ऐसी निश्चितता पैदा होती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो अगर हम इस पहली नींव को देखें तो ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी हैं। पहला, अपनी आंतरिक बातचीत को जानबूझकर नियंत्रित करना। दूसरा, रोज के छोटे छोटे कामों के जरिए खुद का सम्मान करना। और तीसरा, लगातार अभ्यास से असली क्षमता बनाना। हाँ, जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो एक शांत, गहरी निश्चितता पैदा होती है। ठीक है, मान लिया कि किसी ने मेहनत करके ये आंतरिक नींव बना ली। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये मजबूती बाहरी दुनिया में, मतलब लोगों के साथ व्यवहार में कैसे दिखती है, क्योंकि असली परीक्षा तो वहीं होती है। बहुत अच्छा सवाल है, और किताब का जवाब बड़ा ही व्यावहारिक और थोड़ा चौंकाने वाला है। इसकी शुरुआत होती है एक चीज को बंद करने से, खुद को बार बार समझाना या लंबी चौड़ी सफाई देना। हाँ, जरा सोचिए, हम कितनी बार बेवजह सफाई देते हैं। मीटिंग में देर से पहुंचे तो ट्रैफिक, अलार्म, पार्किंग की पूरी कहानी सुना देते हैं।
किताब कहती है कि इसके बजाय बस इतना कहना, इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ, चलिए शुरू करते हैं, कहीं ज्यादा ताकत दिखाता है। शब्दों में ज्यादा वजन होता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? मान लीजिए कोई अपने बॉस के सामने है या किसी पारिवारिक स्थिति में है, वहां तो सफाई देनी पड़ सकती है। क्या ये थोड़ा रूखा या घमंडी नहीं लग सकता? इस सिद्धांत और असलियत में संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मंशा में छिपा है। मुद्दा रूखा होना नहीं है, मुद्दा ये है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रही हैं। जब हम लंबी सफाई देते हैं तो हम अनजाने में सामने वाले से मंजूरी मांग रहे होते हैं, प्लीज मुझे गलत मत समझो। हम अपनी शक्ति उन्हें दे देते हैं। एक का सम्मान कर रही हूँ। अच्छा, तो ये असल में दूसरों की मंजूरी की जरूरत को खत्म करने के बारे में है। जब हमारा आत्ममूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम उनकी राय की कठपुतली नहीं बनते। बिल्कुल। और जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं, तो आप चुपचाप ये संदेश दे रहे होते हैं कि मुझे आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा है। ये उस आंतरिक नींव का भारी प्रदर्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसी से जुड़ा एक और कमाल का विचार है, कम बोले ज्यादा प्रभाव डालें। किताब कहती है कि किसी भी कमरे में सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। हाँ, ये तो है। वे हर बातचीत में कूदने या अपनी राय देने की जल्दी में नहीं रहते। उनकी चुप्पी एक तरह का इंतजार पैदा करती है। वे पहले सुनते हैं, समझते हैं, और जब वे आखिरकार बोलते हैं तो उनके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वो सोचे समझे होते हैं। और ये सुनने की कला भी तो है। जो ज्यादा बोलता है वो सिर्फ वही दोहरा रहा होता है जो वो पहले से जानता है, लेकिन जो सुनता है वो नई जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। सही। वो दूसरों की मंशाओं, उनकी असुरक्षाओं और उनकी जरूरतों को समझ रहा होता है। इससे उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा सटीक और प्रभावशाली हो जाती है। ये एक रणनीतिक लाभ है। बिल्कुल। और इन सभी विचारों को एक बहुत ही ठोस तरीके से अमल में लाया जा सकता है, और वो है बिना माफी मांगे अपनी सीमाएं निर्धारित करना। हम में से ज्यादातर लोग न कहने में बहुत हिचकिचाते हैं ना? हाँ, बहुत। हमें डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या हमें स्वार्थी समझेगा। हाँ। और किताब में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसके आगे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि, सिर्फ मैं नहीं आ पाऊंगा काफी है। अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये सीमाएं बनाना जरूरी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब कोई आपकी सीमा तय करने पर गुस्सा होता है या नाराजगी दिखाता है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो सीमा बनाना कितना जरूरी था। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करने का आदी नहीं था। तो ये बाहरी दुनिया से निपटने का तरीका हुआ, लेकिन क्या होगा जब दुनिया सिर्फ आपसे व्यवहार ही न करे, बल्कि आप पर दबाव डाले, आपको चुनौती दे या आपको उकसाए? तब ये शांत आत्मविश्वास कैसे काम आता है? हाँ, क्योंकि असली परीक्षा तो दबाव में ही होती है। सीमाएं बनाना एक बात है, लेकिन जब कोई जानबूझकर उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे या आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करे, तब क्या? यहीं पर किताब का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, और वो है भावनाओं के बजाय मौन के साथ प्रतिक्रिया देना। मौन के साथ? हाँ, सोचिए, कोई आपकी आलोचना करता है या आप पर कोई भद्दा मजाक करता है, हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? तुरंत बचाव करना, सफाई देना या पलटकर जवाब देना। बिल्कुल। किताब कहती है, इसके बजाय कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाइए, बस उन्हें देखिए। ये चुप्पी उन्हें निहत्था कर देती है, क्योंकि वे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, जिसके साथ वे खेल सकते थे। जब आप उन्हें वह नहीं देती, तो सारी शक्ति आपके पास वापस आ जाती है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावी है। जो व्यक्ति आपको उकसा रहा है, वो असल में आपके भावनात्मक नियंत्रण की डोर खोजना चाहता है। सही। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप वो डोर उसके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन आपकी चुप्पी कहती है, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरी शांति तुम्हारी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये एक गहरे सिद्धांत से जुड़ता है। प्रतिक्रिया करना बंद करें, नेतृत्व करना शुरू करें। प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति हमेशा एक कदम पीछे रहता है, वो परिस्थितियों से नियंत्रित होता है। जबकि एक लीडर, और यहाँ लीडर का मतलब किसी पद से नहीं है, नहीं, वो अपने आत्मनियंत्रण से माहौल को नियंत्रित करता है। सही कहा। और एक बड़ा दबाव जिसका हम सब सामना करते हैं, वो है अस्वीकृति, रिजेक्शन। हाँ, ये तो बहुत बड़ा डर है। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई रिश्ता हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट,
अस्वीकार किए जाने का डर हमें बहुत सी कोशिशें करने से रोकता है। किताब कहती है कि अस्वीकृति को अपने मूल्य का प्रमाण पत्र समझने की गलती न करें। ये सिर्फ एक जानकारी है, एक डेटा पॉइंट है। इस पर J.K. रोलिंग का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। हाँ, बताइए। उन्हें हैरी पॉटर के लिए 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। अगर वे हर नहीं को अपनी कीमत का सर्टिफिकेट मान लेती तो शायद वो पहले या दूसरे नहीं के बाद ही हार मान लेते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हर नहीं को एक संकेत के रूप में देखा कि शायद उन्हें सही प्रकाशक नहीं मिला है या उन्हें अपनी पिच को और बेहतर करने की जरूरत है। अस्वीकृति उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। सही बात है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों मना कर दिया। सवाल ये पूछना है, मैं इस जानकारी से क्या सीख सकता हूं? और ये हमें अराजकता या मुश्किल समय में शांत रहने के विचार तक ले जाता है। सोचिए, किसी ऑफिस में अचानक कोई बड़ा संकट आ जाता है और हर कोई घबरा रहा है, चिल्ला रहा है। हाँ। उस बीच एक व्यक्ति जो शांत रहता है, गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे सोच समझकर काम करता है, अचानक वही सबका लीडर बन जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खिंचते हैं, क्योंकि संकट के समय में स्पष्टता और शांति सबसे दुर्लभ और कीमती चीजें होती हैं। हाँ, उस व्यक्ति की शांति संक्रामक होती है। ये दूसरों को भी प्रभावित करती है और उन्हें स्थिर करती है। जब सब लोग घबरा रहे हों, तो शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। ये दिखाता है कि वे स्थिति से बड़े हैं, स्थिति उनसे बड़ी नहीं है। हाँ। और दबाव से निपटने का जो अंतिम और सबसे ऊंचा स्तर किताब बताती है, वो है परिणामों से अनासक्ति, डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है या आप कोशिश नहीं करते। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाती हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकती हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपका रवैया, आपकी तैयारी, और उन चीजों को छोड़ देती हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकती, यानी अंतिम नतीजा। यह असफलता के डर से आजादी है। हाँ, जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, तो आप बिना डरे बड़े कदम उठा सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हैं जिसके सफल होने की गारंटी नहीं है। आप उस बातचीत को कर सकते हैं जिसका नतीजा आप नहीं जानते, क्योंकि आपका आत्ममूल्य नतीजे से नहीं जुड़ा है। ये एक तरह की अजेय मानसिकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो सच्चा खतरनाक आत्मविश्वास दिखावा करने, ऊंची आवाज में बात करने या हर किसी पर हावी होने के बारे में नहीं है। नहीं। ये एक शांत, गहरी और आंतरिक निश्चितता है जो आत्मसम्मान, साबित की हुई क्षमता और मजबूत भावनात्मक नियंत्रण की नींव पर बनी है। बिल्कुल। ये अनटचेबल बनने के बारे में है, एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया की कोई भी उथल-पुथल आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। और मैं श्रोता के लिए एक अंतिम गहरे सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। किताब का एक अंतिम संदेश है, ऐसे जिएं जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप बाहरी चीजों की जरूरत से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि तारीफ, पद, पैसा या किसी की मंजूरी। आप अपनी आंतरिक पूर्णता और इच्छा से काम कर रहे हैं। अच्छा। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन से ये जरूरत या हताशा की ऊर्जा निकल जाए तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा। अगर उनके लक्ष्य, उनके रिश्ते और उनके हर दिन के निर्णय डर या कमी से नहीं बल्कि शुद्ध इच्छा और चुनाव से प्रेरित हों, तो वे कैसे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।